नमस्कार। मध्य प्रदेश के सत्ता संगठन और ब्यूरोक्रेटिक गलियारों की छुपी छुपाई खबरों को लेकर एक बार फिर आपका दोस्त आशुतोष हाजिर हो चुका है और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है सुनो सुनाई कॉलम के लेखक अग्निबाण के संपादक श्री रविंद्र जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, आप पहली जो गेंद है वही आपने सीधे यॉर्कर मार दी है और पहली हेडलाइन दी है, कांग्रेस में लौट सकते हैं भाजपा सांसद। हाँ, निश्चित तौर पे एक बहुत ही ये सही खबर है मेरी जानकारी के अनुसार। केपी यादव जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, और अभी आपने देखा होगा इस सप्ताह उन्होंने एक पत्र जारी किया। हालांकि वो पत्र उन्होंने पिछले साल लिखा था, लेकिन उन्होंने मीडिया को अभी जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि सिंधिया समर्थक उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे। सिंधिया जी के इशारे पर जिला प्रशासन, चाहे वो अशोकनगर का हो, सीपरी का हो, गुना का हो, उन्हें कहीं सांसद मानने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह का दर्द इस बार केपी यादव का झलका है, तो मेरी जानकारी ये है कि केपी यादव ने ये आसानी से नहीं किया है। केपी यादव ने अचानक उनका पत्र वायरल नहीं हुआ है। बाकायदा उनकी जब कांग्रेस में ठोक पीट कर बात हो गई है, कांग्रेस ने उनसे कह दिया कि हम तुम्हारा पुनः स्वागत करेंगे, क्योंकि पहले केपी यादव कांग्रेस में ही थे, सिंधिया जी के समर्थक माने जाते थे। आपने देखा होगा एक बड़ा फोटो चर्चित है, वो सेल्फी ले रहे हैं सिंधिया जी के साथ। तो सिंधिया समर्थक हुआ करते थे, बीजेपी ने उनको तोड़ा और बीजेपी उनको ले जाके उनको सांसद का चुनाव लड़ा, और उन्हीं सिंधिया जी जिसके वो समर्थक थे उन्होंने हराया और बहुत बड़े वोटों से हराया। तो अब जब केपी यादव की कांग्रेस में पूरी बात हो गई है कि वो लौट के आएंगे, और ये भी तय हो गया है कि मुगावली सीट जो यादव बहुल सीट है, यहाँ से अभी ब्रजेंद्र यादव जो सिंधिया समर्थक हैं, वो वहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं इस समय मध्य प्रदेश सरकार में। तो उस सीट से उन्हें कांग्रेस टिकट देने की जब तैयार हो गई है, तब केपी यादव ने अपना वो पत्र, अपना जो दर्द है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक किया है। केपी यादव के बारे में मेरे पास जानकारी है कि केपी यादव के साथ में यदि बीजेपी ने न्याय नहीं किया तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी कांग्रेस भी ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस की ओर से चुनाव भी लड़ेंगे। आपने सीट का भी जिक्र कर दिया सर, मुंगावली सीट से टिकट देने का भरोसा भी दिया मिला है उन्हें कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर मेरे जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि उनकी कमलनाथ से चर्चा हो चुकी है, और कमलनाथ जी ने कहा है कि मुंगावली सीट हम आपके लिए तय कर देंगे, लेकिन आपको एश्योर करना पड़ेगा कि अभी से वहां आप काम शुरू कर दें। और वो जो पत्र है उसी रणनीति के तहत वायरल हुआ है। ठीक है, मतलब पूरी तो चर्चा के बाद ही ये पत्र वायरल जी हुआ है। जी तो जी। पत्र वायरल के पीछे की जो असल कहानी है, और मेरे ख्याल से सर सबसे पहले आप खुलासा कर रहे हैं ये कि मुंगावली सीट से केपी यादव जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं, उसकी चर्चा भी हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कई खबरें होती हैं आशुतोष जी, जो मेरी सुनी सुनाई कलम के माध्यम से ब्रेक होती हैं, और ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि केपी यादव कभी भी कांग्रेस में आ सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय सांसद है। यानी कि वो चुनाव तक कभी इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जी जी। क्योंकि सुनी सुनाई पे इस तरह के बड़े खुलासे होते रहेंगे। अगली हेडलाइन पे हम जा रहे हैं, वो है मंत्रियों के स्टाफ में बाहुबली, भ्रष्ट, बिजली चोर और बदतमीज। देखिए आशुतोष जी, ये बड़ा गंभीर मामला है और मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी के स्टाफ में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं उनके स्टाफ में जो स्टाफ रखा जाता था, मंत्री उनके पीए रखे जाते थे, ओएसडी रखे जाते थे, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रहता था और इंटेलिजेंस से बाकायदा पता लगाया जाता था कि उनका क्या क्या कैरेक्टर रहा है, भ्रष्ट तो नहीं है, ये बदनाम तो नहीं कर देंगे सरकार को। लेकिन ये सिस्टम अब बंद हो गया है। ये जो चौथा कार्यकाल है शिवराज जी का, इस कार्यकाल में मंत्रियों के जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो चुका है। मैंने इस कॉलम के माध्यम से इस बात को कहने की कोशिश की है। अभी हमने देखा कि एक मंत्री जी से मिलने के लिए कुछ छात्र पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेके, उनके पीए ने उनको मारने की कोशिश की, उनके ऊपर हाथ उठाया, पूरा वीडियो वायरल हुआ। हमने देखा कि मंत्री जी के जो ओएसडी हैं उन्हें भोज विश्वविद्यालय के कुलपति ने बाकायदा 1 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का नोटिस समाया कि आप भ्रष्ट हैं। जब ये सारी चीजें जब आ चुकी हैं डोमेन में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी। अभी हमने देखा कि एक मंत्री जी इंदौर में पद्मश्री से सम्मानित एक व्यक्ति मंच पे बैठे हैं, मंत्री जी के पीए ने उनको उठा दिया वहां से और अपने कार्यकर्ताओं को बिठा दिया। तो इस तरह की जो सब चीजें हुई हैं कि बाहुबली, भ्रष्ट, आपका बदतमीज, जो भी वो कर सकते हैं, ये सारी चोरी चीजें। का भी प्रकरण। बिजली चोरी का बड़ा मामला है। हमारे वित्त मंत्री जी के जो ओएसडी हैं वो एक फ्लैट पर कब्जा करते हैं, किराए का था, 11 महीने के लिए उसका एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में उसने कहा मेरा मकान खाली कर दीजिए, नहीं किया। उसने बिजली कटवाई तो इन्होंने बिजली डायरेक्ट जोड़ ली, क्योंकि मंत्री की पीए है, सारा अधिकार उनको मिला हुआ है। लेकिन बिजली चोरी विभाग, एमपीबी ने, मतलब बिजली विभाग ने खुद जाके छापा मारा और रंगे हाथों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो मैंने अपनी कॉलम के माध्यम से ये कोशिश की है कि मंत्रियों के स्टाफ पे बहुत जरूरी है कि निरंकुश जो निरंकुशता आ गई है उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। बड़ी उम्मीदों से लोग जो वोट देते हैं, जो अपनी समस्या को लेकर मंत्री जी के जाएं, और मंत्री जी के पीए यदि उनके ऊपर हाथ उठाने को तैयार हों, मारने को तैयार हों, उनके लिए दरवाजे बंद कर दें, मंत्री के पीए खुद चोरी करने लगें, मंत्री जी के पीए भ्रष्टाचार करने लगें, तो इस पर निश्चित तौर पर सरकार को विचार करना चाहिए और ये अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। दूध से ज्यादा पतीले गर्म है सर। निश्चित तौर पर। चलिए, तीसरी जो बड़ी हेडलाइन आपने निकाली है सर, वो दो वर्चस्व की लड़ाई के बीच में से है। सिकरवार को पछाड़कर अनिल शर्मा बने ग्वालियर आईजी। देखिए, ये भी मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में लिखा जाने वाला चैप्टर है। मध्य प्रदेश में आईजी, मध्य प्रदेश चूंकि एक बहुत सेंसिटिव जिला है, आपको पता है, चंबल से लगा हुआ मामला है और बहुत ज़्यादा अपराध वहाँ ग्वालियर क्षेत्र में होते हैं। और ग्वालियर की आईजी की कुर्सी लगातार 15-20 दिन तक खाली पड़ी रही। और कारण क्या था कि दो सांसद जो वहाँ से हैं और दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन दोनों के बीच में तय नहीं हो पा रहा था कि यहाँ किस अधिकारी को पदस्थ किया जाए। आशुतोष जी, बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने पसंदीदा अधिकारी, जो मध्य प्रदेश मंत्रालय में गृह सचिव थे, श्रीनिवास वर्मा, उन्हें ग्वालियर का आईजी बनाया था। मतलब सिंधिया जी, मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि श्रीनिवास वर्मा एक अच्छे अधिकारी हैं, काबिल अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, वो ग्वालियर जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल ग्वालियर का बनेगा, अपराधों में अंकुश लगेगा। लेकिन जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, वैसे ही एक केंद्रीय मंत्री का फोन आ गया कि इनको यहाँ नहीं ज्वाइन करना है। और फिर तत्काल शिवराज जी ने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, उन्हें फ़ोन किया कि भाई श्रीनिवास जी को बोलो कि ग्वालियर में ज्वाइन ना करें। नहीं किया ज्वाइन। लेकिन इसके बाद में मेरी जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के जो दो केंद्रीय मंत्री हैं, शिवराज सिंह, दो केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों से सुझाव मांगे। तो सिंधिया जी ने दिया था अनिल शर्मा जी का नाम। अनिल शर्मा जी रहने वाले भी ग्वालियर के हैं, ससुराल भी ग्वालियर में है और एक एडिशनल एसपी रहे हैं बहुत अच्छे, दंडोतिया साहब, उनके दामाद है वो इस समय सागर में आईजी थे। और दूसरा नाम नरेंद्र सिंह जी तोमर ने दिया था महेंद्र सिंह सिकरवार का। महेंद्र सिंह जी सबलगढ़ के रहने वाले हैं, मुरैना जिले के, नरेंद्र सिंह जी के काफ़ी नज़दीक रहे हैं और एक काबिल अधिकारी इस समय आईजी रेल हैं। तो उन्हें उनका नाम दिया था महेंद्र सिंह जी का नरेंद्र सिंह तोमर ने। लेकिन इस दोनों के बीच में शिवराज जी सहमति बनाने का प्रयास करते रहे, अंततः दोनों में सहमति नहीं बनी और इस पूरी लड़ाई में जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो गई। सिंधिया जिसको चाहते थे उसको ग्वालियर आईजी पदस्थ कर दिया गया, अनिल शर्मा जी को। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से नरेंद्र सिंह जी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र सिंह जी इस बात से दुखी भी है, जो मेरे को बता रहे हैं उनके समर्थक, कि नरेंद्र सिंह जी की इस मामले में नहीं चल पाई है, वो दुखी भी बताए जा रहे हैं। तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए आशुतोष जी, एक मामला गुना का आया कि गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, उधर ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं चल पाती तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। एक और मामला मैं आपको बताऊं कि भिंड में जो सांसद हैं संध्या सुवन राय, उन्होंने ग्वालियर से भिंड तक जो रोड बननी है 6 लेन रोड का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा और इसी दौरान सिंधिया जी ने अलग से एक पत्र भेज दिया कि यहाँ 4 लेन रोड बनना चाहिए। तो इसकी भी शिकायत सिंधिया से सुने जो मुरैना सांसद उन्होंने की कि भाई जब सिंधिया जी का लेना देना नहीं है तो सिंधिया जी भिंड में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मुरैना के सांसद नरेंद्र सिंह जी वो दुखी हैं, भिंड के सांसद, ग्वालियर के सांसद हैं विवेक सेजवलकर साहब। विवेक सेजवलकर साहब ने वहाँ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका ग्वालियर में, जो ग्वालियर फूलबाग से किले तक रोपवे बनना है। उस रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका, एजेंसी फाइनल हो गई, 5 करोड़ रुपए खर्च भी हो गया और उस 5 करोड़ के बाद में अचानक सिंधिया जी ने कहा कि ये जो लैंड हो रहा है वहाँ पर किले पर, वहाँ उनके जो सिंधिया स्कूल है उसके प्रिंसिपल के दरवाजे पे हो रहा है, तो इसको तत्काल बंद करिए। और सिंधिया जी बीजेपी में आने के बाद उस काम को पूरा बंद करा दिया है। तो इस कारण से ग्वालियर सांसद भी काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ग्वालियर चंबल संभाग के चारों सांसद यदि सिंधिया जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं खलबली की स्थिति होगी। तो मैंने अपने सुनी सुनाई के माध्यम से कुछ चीज़ों को संकेत में दिया और कुछ चीज़ें मैंने आज आपके चैनल पे क्लियर भी कर दी हैं कि सिंधिया जी को भविष्य की राजनीति करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए अभी कम से कम बहुत ज़्यादा मतलब मिलनसार नेचर तो चाहिए ही, लेकिन समन्वय की राजनीति बहुत ज़रूरी है सिंधिया जी के लिए। लेकिन सर एक मैसेज तो कन्वे हो ही गया है कि शिवराज जी सिंधिया जी का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं। देखिए शिवराज जी जितने अंदर बाहर से भोले हैं, अंदर से उतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। 15 साल ऐसे ही वो सत्ता में नहीं टिके हुए हैं, 15 साल से ज़्यादा हो गए उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर वापस पत्रकारिता पे लौटते हैं, क्योंकि पत्रकारिता अभी जिंदा है। ये हमारी अगली हेडलाइन है सर आपकी। जी जी, ये देखिए
मैंने ये देखा है कि राजधानी में और बड़े शहरों में कहीं ना कहीं पत्रकारिता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किस कारण से हो रहा है वो आप भी समझते हैं आशुतोष जी, लेकिन छोटे स्थानों पर आज भी पत्रकार बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। सीहोर का एक किस्सा मैं लगातार पढ़ रहा था पत्रिका अखबार के अंदर। वहाँ एक उनके ब्यूरो चीफ हैं कुलदीप सारस्वत। कुलदीप सारस्वत को तमाम प्रलोभन दिए गए होंगे, धमकी दी गई होंगी, क्योंकि मैं राजधानी में बैठा हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि छोटे स्थान पर पत्रकार कितने दबाव में काम करता है। वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज स्कूल खुले थे और नर्सिंग स्कूल खुलने के लिए जो अस्पतालों की संबद्धता होती है, 100 अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल, 300 बेड का अस्पताल, तो आशुतोष जी रातों रात फर्जी तरीके से वहाँ अस्पतालों का पेपर पे अस्पताल खोल दिए गए। आष्टा में 2 अस्पताल खुल गए, सीहोर में खुल गए, तमाम सारे अस्पताल खुल गए और संबद्धता के लिए जो एक अटैचमेंट रहता है ना, तमाम फाइल तैयार हो गई और उनको मिलने के लिए बिल्कुल फाइनल था। तभी इस रिपोर्टर की नजर पड़ी कि भैया ये अस्पताल तो है ही नहीं है। जिन अस्पतालों का उल्लेख किया जा रहा है नर्सिंग होम से संबद्धता के लिए, उन वहां तो ना तो बेड है, ना वहां बोर्ड लगा हुआ है, केवल बिल्डिंग है, एड्रेस लिख दिया गया है और अस्पताल नाम की कोई चीज है ही नहीं है। तो सारे सबूतों के साथ कुलदीप सारस्वत ने पत्रिका के पहले पेज पे स्टोरी की और उन्होंने लिखा कि ये अस्पताल नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है और नर्सिंग होम में बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? जो बच्चे नर्सिंग करने जा रहे हैं, अस्पताल जब होंगे नहीं तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? तो उस मुद्दे पर कलेक्टर ने जांच कराई और अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें वहाँ के जो सीएमओ हैं सीहोर के, अब देखिए सीहोर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और गृह जिले में इतना बड़ा फ्रॉड कि वहाँ के 6 डॉक्टरों ने मिलकर ये सारा की सारा लीपापोती की, पूरी की पूरी घपला किया। तो 6 डॉक्टर, 6 अस्पताल और 3 बड़े डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट अभी आने वाली है भोपाल तक। यदि आएगी तो मुझे लगता है उसमें एफआईआर होगी। और ये जो कुलदीप सारस्वत है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। एक छोटे जिले के पत्रकार ने एक बड़ा काम किया है, इसलिए मैंने इसको अपने कॉलम में लिया है। बिल्कुल, वाकई में कहा जा सकता है कि बहुत ही डेयरिंग स्टोरी है और मुझे लगता है कि सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर इसमें जांच होनी चाहिए कि क्या सिर्फ सीहोर जिला ही एक उदाहरण है कि और भी कई जिलों में इस तरह से हुआ? देखिए आशुतोष जी, ये मेरा कॉलम आने के कुछ देर बाद ही सबसे पहला फोन मुझे एक सज्जन का भी भोपाल से आया है। उन्होंने बताया कि भोपाल में इसी तरह के घपले हैं। यदि आरटीआई लगाई जाए और यदि प्रयास किए जाएं तो भोपाल में भी ये पकड़ा जाएगा कि अस्पताल है ही नहीं है, केवल नाम के अस्पताल, कागजों पे चल रहे अस्पताल जो है ना, उनके नाम पे नर्सिंग होम की जो अनुमति दी जा रही है, नर्सिंग कॉलेज की जो अनुमति दी जा रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन घपलों को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। वरना हमारे बच्चे ऐसे ही तैयार होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप डॉक्टर हैं तो कहाँ के हैं, व्यापम से डॉक्टर हैं क्या? तो व्यापम के डॉक्टर से हमें इलाज नहीं कराना है। इसी प्रकार से यदि आप कहेंगे कि ये नर्सें हैं तो बोले हमें उस तरह की नर्सें नहीं चाहिए जिनके पास अस्पताल था ही नहीं, जिनका पूरा प्रशिक्षण हुआ ही नहीं और वो डिग्री लेकर आ जाएं। इन सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जो लोग इस तरह की सर्टिफिकेट जारी करते हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगली हेडलाइन पे सर आपकी बढ़ते हैं, वो है 2 भाजपा नेताओं पर कांग्रेस की नजर। देखिए ये भी एक कांग्रेस की रणनीति है। मैं ये देख रहा हूँ आशुतोष जी कि भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है चुनाव की और कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक 4 लोगों की भी मीटिंग करती है तो उसका 4 पेज का बयान जारी होता है, फोटो जारी होते हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में जो मीटिंगें चल रही हैं और जो तैयारी चल रही है उसकी ना तो कोई सूचना होती है, ना ही उसका कोई प्रश्न होता है, ना ही कोई अखबारों में वो लोग सूचनाएं दे रहे हैं। कमलनाथ जब भोपाल में रहते हैं तो 1 से 6 मीटिंगें तक वहां होती हैं उनके यहाँ पर। मेरी जानकारी ये आई है कि कमलनाथ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भिंड में रसाल सिंह हैं वो पहले बागी रहे हैं, मतलब आप इसको डकैत भी कह सकते हो, बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वो विधायक रहे, उमा भारती के समय में वो विधायक थे, दबंग व्यक्ति माने जाते हैं वहाँ के। डॉक्टर गोविंद सिंह जी से उनकी प्रतिबद्धता रही है, प्रतिस्पर्धा रही है। गोविंद सिंह जी ने उनको हराया भी इलेक्शन में। पर इस बार कांग्रेस की नजर रसाल सिंह पर है, क्योंकि जो मेहगांव सीट है भिंड की, उस मेहगांव सीट पर ओपीएस भदौरिया हैं, उन्हें भी एक दबंग राजनेता के रूप में माना जाता है। उसके सामने अच्छे वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तो रसाल सिंह को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि उनकी उम्र करीब 70 के आसपास है। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी नहीं, ये लगभग तय है, जो उनका क्राइटेरिया है। तो कांग्रेस ने यह मैसेज उनको भेजा था रसाल सिंह जी को कि यदि आपका करियर चौपट हो रहा है तो आप कांग्रेस में आइए, हम आपको बेहगांव से टिकट देने को तैयार हैं। मेरी जानकारी यह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी की और रसाल सिंह जी की कई मीटिंगें हो चुकी हैं। रसाल सिंह जी कमलनाथ जी से बात भी हो चुकी है और रसाल सिंह और उनका पूरा जो एक कुनबा है, पूरा एक परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है वहाँ का, तो उनको कांग्रेस में लाने की तैयारी है। एक तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा असर पड़ेगा इसका।
दूसरा सेवड़ा से एक विधायक रहे हैं राधेलाल बघेल। राधेलाल बघेल दतिया जिले की सेवड़ा से, दतिया जिले की सेवड़ा से, और ये बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन पे डोरे डाले और इन्हें बीजेपी में लाके मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन पिछले दिनों ये कहीं मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, घूमने निकले हुए थे, इनके मुख से कुछ मोदी जी के खिलाफ कुछ निकल गया जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वायरल कर दिया। प्रदेश का आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार हो या संगठन, मोदी जी के खिलाफ बोलने वालों को पसंद नहीं किया जाता, और यही कारण है कि उनसे स्पष्टीकरण लिए बगैर एक तरफा कार्रवाई करते हुए राधेलाल बघेल को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और ये सब जानते हैं कि राधेलाल बघेल केवल दतिया में नहीं, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा पिछड़े वर्ग का चेहरा है। जब मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की राजनीति उफान पे है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अचानक राधेलाल जी को निष्कासित करना, ये भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि उसको तत्काल कमलनाथ जी ने लपकने की कोशिश की और बीजेपी कांग्रेस ने उन पर चारों ओर घेराबंदी की। मेरी जानकारी ये है कि कांग्रेस का जो दल राधेलाल जी से मिला है, जो बातचीत की है, उसमें यह निकल के आया कि राधेलाल जी ने कहा है कि मैं पहला प्रयास बीएसपी में वापस जाने का कर रहा हूं। यदि बहन जी यानी मायावती सम्मानजनक तरीके से उनको वापस लेती हैं तो वो पहले बीएसपी में जाएंगे। कारण यह है कि जो दतिया का सेवड़ा इलाका है, वहाँ दलित और पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र है वो, और उन्हें मान लेना कि बीएसपी से खड़े होंगे तो वो 100% जीत जाएंगे। यदि बहुजन समाज पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है, सम्मान के साथ वापस नहीं लेती है, तो सेकंड विकल्प के रूप में उन्होंने कांग्रेस को रखा है। कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं। राधेलाल जी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुजन समाज पार्टी यदि ज्वाइन नहीं कराती तो कांग्रेस में आएंगे। तो ये दोनों नेताओं पे कांग्रेस की नजर है और ये दोनों ही नेता बहुत जल्दी आपको कांग्रेस में देख सकते हैं। मे बी सम ओवर रिएक्शन या फिर अनुशासनहीनता है, तो फिर उनको मजबूरी भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हटाना ही जरूरी है कि मोदी जी की लिस्ट में भी कहने के ऊपर जाता है अगर कोई कार्रवाई होती है तो। देखिए आशुतोष जी, आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उससे अपनी सफाई देने का मौका तो मिलना चाहिए ना। राधेलाल का दर्द यह है कि मैं घूमने निकल रहा था, मैंने वो शब्द नहीं बोले हैं, उनका जो कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मुख से कि मैंने नहीं बोला, मेरे शब्दों को एडिट किया गया है, लेकिन उनके पक्ष को सुने बगैर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा कार्रवाई करे, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। बाहर कर दिया तो ये कहीं ना कहीं ये ग्वालियर चंबल संभाग में ये मुद्दा तो बनेगा वो, जी निश्चित तौर पर। चलिए अगली खबर तो सर जो है उसके कारण भी आप ही हैं और कहा जा सकता कि करता धरता भी आप ही हैं। बूढ़े कांग्रेस नेता के अधिकार छीन लिए गए हैं। ये वही बूढ़े नेता का जिक्र हो रहा है जो पिछले एपिसोड में जिनके बारे में खुलासा किया था सुनी सुनाई कॉलम के जरिए रविंद्र जैन जी ने, और उसकी परिणति ये हुई है कि अब उस बूढ़े कांग्रेस नेता के अधिकार छीन लिए गए। देखिए, मैंने पिछले कॉलम में लिखा था और सबसे पहला मेरा पीस यही था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बूढ़े नेता को काफ़ी अधिकार कमलनाथ जी ने दे दिए थे और वो अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे, मनमाने तरीके से नियुक्तियां कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे और शिकायतें यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो बंगले पे महिलाओं तक को बुला रहे थे। लेकिन मेरे कॉलम में छपने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी हंगामा हुआ। तमाम लोग ने कमलनाथ जी को जो मैंने लिखा है उससे आगे जाके तमाम सारी चीज़ें कमलनाथ जी को बताई। कमलनाथ जी ने टेलीफोन पे उनसे स्पष्टीकरण भी लिया। देखिए आशुतोष जी, हम एक मर्यादा में रहना चाहते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये जानकारी है कि कमलनाथ जी ने उन्हें समझाया और उनसे साफ कह दिया गया है कि यदि आप अपने आप को नहीं सुधार पा सकते हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और आप यहाँ से जहाँ से आए वहीं वापस चले जाइए, अपने गृह जिले चले जाइए। और ये भी कह दिया है कमलनाथ जी ने कि अब आप किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं करेंगे। उनका गृह जिला ही बता दिए सर, नाम तो हम नहीं बता रहे। नहीं अब ठीक है, क्या देखिए अपन किसी का अपमान नहीं करना चाहते व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सब पूरी कांग्रेस को पता है, पूरे मतलब कमलनाथ जी के बंगले पे पूरा पिछले 7 दिन से यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज भी यदि आप पीसीसी जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन नेता है और किसके बारे में मैंने लिखा है। लेकिन मैं एक मर्यादा रखना चाहता हूं खबरों को लेके। मैंने तमाम लोगों पे बड़े बड़े हमले किए पर मैंने कमर के नीचे हमला किसी के ऊपर नहीं किया, तो मैं इसलिए इनका नाम नहीं बता रहा हूं। लेकिन यह तय है कि कमलनाथ जी ने उनके अधिकार छीन लिए हैं। अब कमलनाथ जी की इच्छा के विरुद्ध कोई नियुक्ति वो नहीं कर पाएंगे, किसी से पैसे नहीं मांग पाएंगे। और कमलनाथ जी ने इशारा कर दिया है 4-5 नेताओं को, जो मुझे जानकारी है, जो इन पर नजर रखेंगे। अशोक सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ग्वालियर से आते हैं, राजीव सिंह जी, रवि जोशी जी, सज्जन वर्मा जी, एक 4-5 बड़े नेताओं को कमलनाथ जी ने कहा है कि आप इन नेता पर नजर रखिए। यदि किसी से पैसे मांगते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो पार्टी नीति से खिलाफ है तो वो कमलनाथ जी को रिपोर्ट करेंगे और उस आधार पर कमलनाथ जी अब अगली कोई बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं। एक इसमें एडिशनल सवाल मैं लेना चाहूँ सर, इसमें हेडिंग जो है बूढ़े कांग्रेस नेता के अधिकार छीने इनकी हरकतों की वजह से
बूढ़े नहीं तो कुछ और किस्म के ऐसे और भी कांग्रेस नेता है जिस तरह की हरकतों में लिप्त हैं, या अभी आपके संज्ञान में इन्हीं के बारे में आया? देखिए राजनीति में आते हैं लोग, तमाम सारी कमी राजनीति में होती है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, पर इनके बारे में मेरे को इसलिए लिखना पड़ा कि जब अति हो जाती है ना किसी चीज़ की, तमाम सारे जो कार्यकर्ता जा रहा है उससे पैसे मांग रहे हैं, मेरी पत्नी के मोबाइल को रिचार्ज करा दीजिए, मतलब वो जिस तरह की हरकतें उनकी हो गई थी ना, तो मुझे इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे जब बताया तो मुझे इसको लिखना पड़ा। बाकी देखिए राजनीति में छोट ऊंच नीच सब चलती है, सब तमाम सारे लोग तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हर चीज़ पर कलम नहीं चलती और हर चीज़ को हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जब अति हो गई तो मुझे ये लिखना पड़ा था। लिखना पड़ा। और अंत में सर आपने कहा है कि इस बार शिवराज का अलग अंदाज। देखिए बिल्कुल इस बार मुख्यमंत्री जी कम से कम अधिकारियों को लेके बिल्कुल अलग तरह के दिख रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की नौकरशाही से दूरी बना ली है। आशुतोष जी, मैं एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपके दर्शकों के जरिए कि शिवराज जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और 5 से लेके अभी 2022 तक शिवराज जी का दरवाजा कभी अधिकारियों के लिए बंद नहीं हुआ। अधिकारी जब चाहते थे सीएम हाउस जा सकते थे, यदि उनका बर्थडे है तो चले जाते थे, बच्चों को मिलवाना है तो चले जाते थे, कोई काम हो तो चले जाते थे। कभी शिवराज जी ने अपना दरवाजा अधिकारियों के लिए बंद नहीं किया। लेकिन पहली बार अभी मुझे सूचना मिली है कि केवल 5-6 अधिकारियों को छोड़कर शिवराज जी ने सभी अधिकारियों के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया है। आपने खुद महसूस किया होगा, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल शिवराज जी को अधिकारियों को एक कॉकस घेरे रहता था, एक पूरा के पूरा दायरा बन जाता था। लेकिन इस बार चौथे कार्यकाल में शिवराज जी ने अपने चारों तरफ से जो एक जमावड़ा अधिकारियों को रहता है सबको हटा दिया है। हमने देखा जोलानिया जी कितने नाक के बाल हुआ करते थे, विवेक पोरवाल साहब होते थे, विवेक अग्रवाल साहब होते थे, तमाम मनोज श्रीवास्तव जी होते थे, राकेश श्रीवास्तव जी, बहुत सारे अधिकारी शिवराज जी के बड़े खास हुआ करते थे। लेकिन इस बार आप नहीं कह सकते हो कि ये अधिकारी शिवराज जी का खास है। जी बिल्कुल। जो काम के हैं वही अधिकारी इस समय नजदीक हैं। केवल 5 या 6 अधिकारियों को शिवराज जी ने मतलब ये कहा है कि उनकी गाड़ी कभी भी सीएम हाउस आ सकती है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस और जनसंपर्क आयुक्त और जनसंपर्क डायरेक्टर और एक आध कोई, और बाकी सचिवालय जो मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ हैं। इसके अलावा कोई भी अधिकारी अंदर नहीं आ सकता है। ये मुख्यमंत्री का एक नया रूप है। इसके पीछे मुझे लोगों ने बताया कि कई अधिकारी अपने इमोशनल ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं अपनी पोस्टिंग करा लिया करते थे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग किया करते थे। हमें यह भी बताया गया कि पिछले दिनों एक रिटायर्ड अधिकारी गुलदस्ता लेके मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए और मुख्यमंत्री के यहाँ जबरदस्ती घुस गए। शिवराज जी ने उनको देखा तो वो चौंक गए शिवराज जी के, भाई इनको तो मैंने टाइम ही नहीं दिया, ये कैसे आ गए यहाँ पर। पता चला कि शिवराज जी ने फिर भी एक मतलब भलप्पन दिखाया और उनको बुला के बात किया, बताइए क्या काम है। तो उन्होंने बताया कि साहब मैं चाहता हूं कि फला विभाग का मुझे ओएसडी बना दिया जाए। तो उसके बाद शिवराज जी थोड़े से नाराज हुए और उन्होंने इस बात के आदेश जारी कर दिए सीएम हाउस में कि भैया मुझसे टाइम लिए बगैर, मुझे सूचित किए बगैर कोई भी अधिकारी के वाहन अंदर ना आए। तो मुख्यमंत्री निवास पर और मुख्यमंत्री सचिवालय में अब कोई अधिकारी बगैर समय लिए शिवराज जी से नहीं मिल सकता है, ये सूचना है। और मुझे लगता है कि शिवराज जी ने गलत नहीं किया, ये सही किया है। रिटायर्ड अधिकारी जो अपने आप को बड़ा वो मानते थे कि शिवराज जी के दम पे हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, अब उस पर अंकुश लगा है। शिवराज जी के सामने के चारों तरफ एक कॉकस बन जाता था अधिकारियों का, अब वो नहीं है। अब कम से कम काम के अधिकारी हैं और काम की बात करने वाले अधिकारी हैं। बिल्कुल, और ताबड़तोड़ डिसीजन भी वो ले रहे हैं निश्चित तौर अधिकारी पे। पे फीस नहीं दी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम ये जो है हेडलाइंस हमें बताई। और दर्शकों आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ये तमाम कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल एंटीसिपेटेड भी खबरें हैं। एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक भविष्यवाणी वाली कई खबरें हैं जो लगातार रविंद्र जैन जी अपनी पत्रकारिता के जरिए और लगातार सक्रियता के जरिए उन खबरों को छान कर आपके लिए स्पेशल लेके आते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले एपिसोड से पहले आपको जानकारी मिल पाए कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। इसलिए उसके लिए नोटिफिकेशन बटन भी दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार। नमस्कार।